बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। वैसे तो बहुत से लोगों की इस वीकेंड पे शादियाँ, इंगेजमेंट्स, बहुत से ऐसे मामलात थे, क्योंकि आपको पता है कि इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम की आमद है। तो आपको पता है कि ये वो टाइम ऑफ द ईयर होता है, एहतराम के पॉइंट ऑफ व्यू से शादियाँ और इस किस्म के इवेंट्स यूजुअली नहीं रखे जाते। और फिर आगे सफ़र का महीना शुरू हो जाता है और सफ़र में भी यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं। ये कुछ हमारी ट्रेडिशनली चलती आती चीज़ें हैं, कुछ रिलीजियस बिलीफ्स भी होते हैं। तो मेरे ख़्याल से बहुत से लोगों का वीकेंड बहुत बिज़ी गुज़रा होगा। हमारा तो वीकेंड इसलिए भी बिज़ी गुज़रा क्योंकि हम लोगों को सेलेक्ट करना था कि जी इस बार रमज़ान में किधर से हमने अच्छी क्वालिटी के कीमे वाले लान लेने हैं, क्योंकि आपको पता है मजालिस वगैरह पे नियाज़ वगैरह दी जाती है, लोग बांटते भी हैं चीज़ें। तो हमने ये वीकेंड अपनी मुहर्रम की तैयारी में गुजारा। सो व्यूअर्स, आज आपसे एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज का दिन जो है वो एक बड़ा ख़ास दिन है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। बुज़ुर्गों के साथ जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं और जिन मुश्किलात को वो फेस करते हैं, स्पेशली जब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने घर वालों के ऊपर हर चीज़ के लिए, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे दवाई हो, चाहे वो किफ़ालत हो। आपको पता है व्यूअर्स, एक पॉइंट आता है जब हमारे वो घर के बड़े जिन्होंने हमें अपनी उंगली पकड़ के चलाना सिखाया होता है, जो अपने हाथ से निवाले बना बना के हमारे मुंह में डालते हैं, हमारी बीमारी में हमारा ख्याल करते हैं, हमारे सर पे छत प्रोवाइड करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। तो एक ऐसा स्टेज आता है जब माँ बाप या घर के बड़े, नाना नानी, दादा दादी, सास ससुर, ये सब घर के जो बड़े, अपने पेरेंट्स भी एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जहाँ पे उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट बच्चों की तरह हो जाता है और उनकी किफ़ालत और उनका ख्याल वैसे रखने की ज़रूरत होती है जैसे हमारा ख्याल रखा गया था जब हम बच्चे थे। सोचने की बात है व्यूअर्स, जब हम छोटे होते हैं, जिस तरह मैं कभी कभी नूर को देखती हूँ या हसन को देखती हूँ, 9 साल के, 5 साल के, 70,000 सवाल पूछते हैं और ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं जिनका कोई पॉइंट नहीं होता, जिनके हमारे पास जवाब भी नहीं होते, लेकिन हम उनके हर सवाल का कोशिश करते हैं कि प्यार से जवाब दें, उनको समझाएं, उनके साथ लाडी करें। लेकिन जब घर का बुज़ुर्ग एक सवाल 6 दफ़ा पूछता है क्योंकि उनको पार्किंसंस है या अल्जाइमर्स है या कोई डिमेंशिया की फॉर्म है और आपको पता है कि अब इनकी याददाश्त का मसला हो गया, अभी अम्मी जी मिली हैं तो 2 मिनट के बाद भूल गई कि मिली हैं, तो गुस्से से फिर अक्सर मैंने देखा है लोग जब आते हैं, अम्मी जी अभी तो आपको मिले हैं 5 मिनट पहले, क्या हो गया आपको। अब यही बात अगर कोई 2 साल का बच्चा कह रहा होता तो हमारी ये रिएक्शन ना होती व्यूअर्स। तो जस्ट बिकॉज घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी एक एज हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस एज के साथ उनमें मज़ीद और मैच्योरिटी आई है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे उस पीक ऑफ मैच्योरिटी के बाद फिर बचपना आना शुरू हो जाता है, और जब वो बचपना आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर के बड़ों का लिहाज से, प्यार से, रिगार्ड के साथ ख्याल रखा जाए। देखिए व्यूअर्स, ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के बाद हमारा ख्याल रखा, हमारी केयर की। इसीलिए तो कहा है कि अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि इस दुनिया में, इस कायनात में, इंसानों में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाली हस्ती है तो वो माँ और बाप है। तो जब ये हस्ती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए तो वो इंसानों से और माँ बाप से कई बढ़ के होते हैं, या कम से कम होना चाहिए। व्यूअर्स देखें, जब दुनिया में मैं हमेशा ये बात करती हूँ ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये वाला एस्पेक्ट भी उसके अंदर, ये वाला एरिया भी ज़िंदगी का उसके अंदर बड़ी अहमियत रखता है। देखें, माँ बाप ने हमारा ख्याल किया, हमारी केयर की, और चले नहीं भी केयर की, नहीं भी ख्याल रखा, तो वो उनके फ़राइज़ का हिस्सा था। अगर कहीं पे वो अपने फ़राइज़ नहीं पूरे कर पाए या उस तरह से अपने फ़राइज़ पे नहीं पूरे उतर पाए जैसे उनको उतरना चाहिए था, तो वो उनके आमाल हैं और हर इंसान ने व्यूअर्स अपनी कब्र में जाना है। सो उन्होंने जो भी किया, चाहे माँ बाप
कहना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे ना भी हों, ना उन्होंने उस किस्म की केयर की हो जैसे आप चाहते थे, जैसी आपकी डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, डिज़ायर थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर जो फ़राइज़ हैं आपने उनको पूरा करना है, आपने अपने आप को पॉजिटिवली लेके चलना है और आपने वो सब काम करने हैं अपने माँ बाप के लिए जो आपकी ख्वाहिश थी वो आपके लिए करते, अगर उन्होंने नहीं किए तो। व्यूअर्स, यंगर ईयर्स में हमें माँ बाप की बहुत सी बातें मायूब लगती हैं, बड़ी नेगेटिव लगती हैं। क्यों मना कर रहे हैं रात को बाहर जाने से, क्यों कह रहे हैं कि मोबाइल पे अपना ट्रैकर ऑन रखो जब बाहर जाते हो, क्यों सुबह टाइम पे जगाते हैं, क्यों कहते हैं कि बिस्तरा बना के कमरे से निकला करो, क्या प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स को। हम सब इससे गुजरे हैं। फिर जब हम बड़े हुए तो हमें एहसास हुआ कि कह तो सही रहे थे। फिर इस एज पे कभी कभी मामा मुझे कोई बात कहती है कि बेटा ये बात टेक्निकली गलत है, तो मुझे बड़ी चुभती है कि इस एज पे 45 की हो गई हूँ, मामा आप मुझे बताएंगी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। लेकिन फिर अपने आप को मैं बार बार याद कराती हूँ कि जुगन काजिम जब 5-6 साल की थी ना, और जब मामा कोई बात कहती थी तब भी बुरी लगती थी, लेकिन फिर 10 साल 15 साल की उम्र पे समझ आई कि मामा तो बिल्कुल ठीक कहती थी। तो माँ और बाप सही ही कहते हैं। घर के बड़े अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ की जो लर्निंग्स होती हैं उनसे सीख के हमें गाइड करते हैं। और जैसे कि मैं हमज़ा को, हसन को, नूर को, दानिया को, कमाल को, जो मेरे 2 बड़े बोनस चिल्ड्रन हैं, इन 5 को मैं एक ही बात कहती हूँ कि बच्चे बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो वाली चीज़ें आप भी करें जो हमने की हैं। भाई जो चीज़ हमने की, जिसका बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जिसकी वजह से एक बुरे वक्त से गुजरे, हम तो इसलिए कहते हैं कि ये ना करो क्योंकि हम करके इस पे फेल हो चुके हैं। उसके बाद फिर बच्चे अगर फिर भी डिसीजंस एक सर्टेन तरह के लेते हैं तो कम से कम हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। लेकिन एक स्टेज आता है जहाँ पे माँ बाप को भी इस चीज़ की एक तरह से सेंस नहीं रहती कि क्या सही है क्या गलत। दवाई लेनी है लेकिन नहीं ले रहे, नहीं मान रहे, और वो दवाई है जो उनको ज़िंदगी और मौत के बीच की एक गेम के बीच में रखती है। ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं। अगर कैंसर है और ओरल आप दवाइयाँ ले रहे हैं कैंसर की, तो कीमो नहीं लेनी, कि नहीं लेनी भी तबीयत ख़राब होती है। उस वक्त बच्चों को फिर माँ बाप का रोल अदा करना पड़ता है और बड़ी चीज़ें फोर्सफुली भी करवानी पड़ती हैं जो उनके लिए ठीक होती हैं, जो उस वक्त उनको ठीक नहीं लग रही होती। तो आज हम बुज़ुर्गों के साथ जो अब्यूज़ होता है, जो हम ज़्यादतियाँ कर जाते हैं जानते और ना जानते हुए, उनको एड्रेस करेंगे। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी भी यहाँ पे ओल्ड होम्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सबसे दुख की बात भी ये है कि क्योंकि ओल्ड होम्स नहीं हैं तो बहुत से लोग जो अपने माँ बाप को अपने पास रखना ही नहीं चाहते, उनको ज़बरदस्ती रखते हुए उनको बहुत टॉर्चर और ज़्यादतियों से गुजारते हैं कि जल्दी इस दुनिया से जाएं तो हमारे ऊपर से ये तौबा इस्तग़फ़ार अज़ाब उतर जाए। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। अफसोस है कि ये बात करनी पड़ रही है, लेकिन शायद इस दुनिया की अफरा तफरी में हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम्स भी इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमने इस दुनिया में सिर्फ़ पैसा नहीं कमाना, सिर्फ़ अपनी ज़ात को नहीं देखना, हमने इस दुनिया में अपने आज और अपनी आखिरत दोनों को संवारना है, वो काम करके जिनका बड़े क्लियरली हमें गाइडेंस दी गई है। और हमारे रब ने कुरान पाक के थ्रू और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमाल से और अपनी बातों से ये बड़ी क्लियरली बात गाइड की कि माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, और बच्चों का फ़र्ज़ है कि उनका ख़याल सही तरीके से रखा जाए और उस तरह से रखा जाए जैसे कि वो डिज़र्व करते हैं, ना कि वैसे जो हम सोचते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। सो आज इस टॉपिक पे ज़रूर मज़ीद बात करेंगे। शेफ़ सैयदा नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे जैसा दिन मनाना पड़ रहा है। भाई ये दिन क्यों मनाना पड़ रहा है? कितनी मायूब बात है कि हमें लोगों को बताना पड़ रहा है कि यार बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती ना करो, बिल्कुल जैसे हमें बच्चों के साथ समझाना पड़ता है। यानी कि जो भी मजबूर है या लाचार है या जो अपना
अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, उसको हम जैसे सो कॉल्ड नॉर्मल इंसानों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कितने अफसोस की बात है कि हर साल वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है और इस दिन का आगाज़ 2006 से हुआ है। 20 साल से ये दिन मनाया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है, और उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। उनके जायदाद, उनके नाम जो चीज़ें होती हैं वो उनको बेवकूफ़ बना के अपने नाम पे कर ली जाती हैं। उनको घरों में बुरे हालात में रखा जाता है, बीमारी में किफ़ालत नहीं की जाती। अगर उनको 24 घंटे केयर की ज़रूरत है तो कोई बंदा ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। डॉक्टर पे ले जाने की ज़रूरत है, जान के नहीं लेके जाते कि नहीं लेके जाएंगे तो तौबा इस्तग़फ़ार, जल्दी मर जाएंगे तो हमारी जान छूट जाएगी। करते हैं लोग, बिल्कुल हमने करते देखा है हैं, शेफ ने। बिल्कुल करते हैं। मैं वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है लेकिन आपको आपके माँ बाप नहीं मिलेंगे। वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसका अपना ये मेरे सामने देखा हुआ वाक़या बताती हूँ कि उनकी मदर जो है उनके माशाल्लाह वो बीमार थी और उनके काफ़ी उनकी प्रॉपर्टी थी बहुत ज़्यादा, और उनका एक ही बेटा था और बेटियाँ उनकी 5 थी, और बेटियां ज़ाहिर चूँकि होती नहीं थी यहाँ पे, फादर की डेथ पहले हो चुकी थी, और उनके जो है बेटे ने और उनकी बहू ने जब उनकी डेथ हो गई और उन्होंने उनके जितने भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो पहले के पेपर्स बना के उन्होंने उनकी डेथ हो चुकी है। आप सोचिए उन्होंने कैसे गवारा किया होगा कि एक वो फौत हो चुकी हैं और उन्होंने उनके सारे अंगूठे जो हैं अपने पेपर्स पे उन्होंने लगवाए, वही वाली बात और है ना। अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम अपने नाम करवा ली। और जो मेरी फ्रेंड है वो बेचारी इतने बड़े बाप की बेटी, और मतलब वो इस वक्त इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है कि होते हुए उनके पास इतना कुछ और उसके पास कुछ नहीं है। ये मेरी आंखों देखा वाकया है, ये मैं आपको बता रही वही हूँ। वाली चीज़ है ना, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं और करते हैं। कैसे कैसे करते हैं। हमारा पॉइंट सिर्फ व्यूअर्स आज ये है कि याद रखें कि ये वक्त आप पे भी आएगा। जी, मक्का फाते अमल हम है। सब ने एक दिन एक ऐसे एज पे पहुंचना है जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे। बिल्कुल। आप जैसे अपने घर के बड़ों को ट्रीट करेंगे, आपके बच्चे आपके इर्द गिर्द की यंग जनरेशन देख रही है। फिर जो आप अपने बच्चों अपने बड़ों के साथ करेंगे वही जब आपके साथ होगा। तो जब हम हाय हाय करेंगे तो फिर यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उस स्टेज पे हमें बचा ले। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। सॉरी व्यूअर्स, मंडे मॉर्निंग यूजुअली हम पॉजिटिव और हैप्पी नोट पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं पे कोई ज़्यादती कर रहा है, कुछ ऊंच नीच कर रहा है, तो अभी भी देर नहीं हुई। हम अपने आप को बेहतरी की तरफ, अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए सारे एफर्ट्स अभी भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे इजाज़त नहीं है इस वक्त किचन में जाने की, क्योंकि शेफ़ नूर ने कहा है आप जल्दी से अपना एप्रन पहन लें। तो आपने तो लाइट कपड़े पहने हुए हैं। मैंने नहीं पहना है एप्रन, है ना, काम तो ज़्यादा आप करते हैं। चलें, शुक्र है कोई माना तो। नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं जनाब। नहीं, हांडी रोटी का काम है, बाकी तो मैं चिल करके गप्पे ही लगा रही होती हूँ। मुझे एक्चुअली अब लगता है कि अब मैं रोटी कमा रही हूँ, पहले नहीं कमा रही थी। अच्छा जी, ऐथे की हो रहा है? ये जी हमारे पास स्टीमर है, हमने पानी रखा हुआ है तो बॉईल बना करने क्या के रही लिए। हैं आज हम भी बहुत ही मज़े का चटपटा स्टीम रोस्ट बना रहे हैं, चिकन स्टीम रोस्ट। ओह वेरी नाइस। हाँ जी, वेरी नाइस। क्योंकि आजकल वैसे भी जैसे कि शादियों का भी सीजन है, लोग जाके खाते हैं, फिर घर में आके आज कहते ही हैं आखिरी सीजन है शादी का, अब अगले और 2 फिर आप महीने इसको तो न्याज में भी दे सकते हैं बिल्कुल, रोटी के साथ। बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि और होता ही है ना कि न्याज में ना इंसान कहता है कि कोई ड्राई चीज हो, ज्यादा ग्रेवी वाली जब होती है तो वो फिर गिरने का और दूसरी चीजों का भी इशू होता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा ये आपके पास एक आ गया कि आपने नान रखा
हाँ जी, उसके ऊपर एक पीस चिकन रखा, उसको रैप करके आपने न्याज के तौर पैक करके, और मैंने देखा है बहुत से लोग इस तरह देते हैं। नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टायरोफोम का एक वो होता है, उसके अंदर एक रोटी रखी, उसके ऊपर चिकन का पीस रखा, और कुछ लोग तो छोटी सी थैली रायते की भी डाल देते हैं, वो छोटे डिब्बे जो होते हैं, छोटे डिब्बे जो होते हैं। तो मेरा पॉइंट ये कि तो आज हम रायता ज्यादा खूबसूरत और फनकारी करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर आप प्यार मोहब्बत से न्याज दे रही हैं तो अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजेगा, ये मेरा ईमान है, उतना ही नवाजेगा। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ व्यूअर्स, न्याज इस तरह की जब हम करते हैं मगरों लाने वाला काम ना करें। वो एक दफ़ा मुझे याद है लास्ट ईयर मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई थी इसी तरह मुहर्रमों में, 8 मुहर्रम को ना न्याज बांट रही थी, बांट रहे थे लोग, तो एक फर्क लोग अपनी न्याज बांट रहे होते हैं, तो एक जगह ना एक आदमी न्याज तो बांट रहा था लेकिन बहुत जैसे होता ना कि लोगों को डांट के दे रहा था गुस्से से। तो थोड़ी देर के बाद मैंने नोट किया कि मतलब एक्चुअली लोगों ने वहां पे जाके न्याज ही मांगनी छोड़ दी, मतलब क्योंकि सारे लोग दे रहे थे, तो जो बहुत, तो प्लीज एक बात का ख्याल रखा करें व्यूअर्स, कोई भी इंसान चाहे वो जरूरतमंद हो या वैसे ही वो न्याज घर ले जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हो, रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ देनी। बिल्कुल। और अगर कोई इंसान जरा खींचतानी कर भी रहा है तो अपने मिजाज को स्टेबल रखें। आपको पता है क्यों खींचतानी कर रहे होते हैं? हर बंदा कहता है कि हमें न्याज मिल जाए, हमें न्याज मिल जाए, लेकिन हमें भी थोड़ा सा तहम्मुल से, बिल्कुल, और दूसरे इंसान को जो बांट रहा होता है ना उसके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट दोनों तरफ से हमें मिलेगी सबको इंशाल्लाह। अच्छा चले जी, क्या करें? अच्छा जी, आपने जी पहले हम मसाला बनाना सिखाते हैं इनको, ठीक है, और उसके बाद फिर हम स्टीमर खोल के चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल श्योर कर सकते हैं। देखिए स्टीमर की कुछ ये हालत होनी चाहिए, ये स्टीमर आपको इजीली मिल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अगर स्टीमर ना हो, फिर स्टीमर ना हो तो आप आजकल एक जाली सी मिलती है, उसके नीचे स्टैंड लगा होता है, स्टैंड की तरह होती है, आपने देचका रखा, उसमें आपने पानी डाला और वो स्टैंड ऊपर रख दिया, सेम थिंग, और स्टैंड के ऊपर आपका पानी इतना डिप होना चाहिए और ऊपर से इतना यानी कि खाली होना चाहिए, ताकि जिस वक्त वो बॉयल हो तो आपके चिकन को उसको फिजिकली नहीं लगना चाहिए, भाप लगनी चाहिए, वो पानी लगेगा तो बह जाएगा, मसाला आपका सारा बह जाएगा। हाँ जी, तो मसाला और बस इसको हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, अभी हम इसको डालेंगे। पहले हम मसाला बनाते हैं, पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बोल दूं? बिल्कुल सही जी। चिकन स्टीम रोस्ट के लिए बल्कि ऐसे करें कि आप ना एक दफा इसको मिक्स करके ना हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएंगे। ऐसा कर लेते हैं कि हम पहले तरीका एक दफा दिखा देते हैं जल्दी से। मसाले के लिए मैं डालना शुरू कर देती हूं। डालें आप। इसमें डालने हैं? जी इसमें डालना है। अच्छा ये जी तंदूरी मसाला है, ठीक है, ये टिक्का मसाला है, ठीक है, और ये चाट मसाला है, मसाला, और इसमें ये थोड़ा सा हाफ कर दीजिएगा, ये लहसुन अदरक का पाउडर है, फ्रेश भी डाल सकते हैं और पाउडर भी डाल सकते हैं। ये ले, ठीक है, हो गया। और काली मिर्च डाल दें, नमक है थोड़ा सा डालना है, डालना ना कितना, बस बस बस। और ये काली मिर्च डाल दें, सारी डाल जी। ये लेमन जूस, ओ लेमन जूस, ठीक है जी। और इसमें से हमने 1 टेबलस्पून दही डालना है, क्योंकि हमारा दही तो वैसे इसमें हाफ कप लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसमें, अच्छा जी ठीक हो गया। और इसमें जो है वो आप ये है वो चिकन जो मैंने उसमें डालना है, जी उसमें डालना है। ये आप मुझे पकड़ा दे, तो ये एक एक करके पीस डालना है ना? जी जी, एक स्टीम हो जाएगा लॉट, फिर दूसरा डालेंगे। हाँ जी, आप 12 पीसेस डाल दें, 12 हम बाद में डालेंगे, नहीं सारे डाल दें, सॉरी ये इसमें आ जाएगा, इसमें 25 पीसेस आराम से आ जाते हैं। अच्छा, आपने इसको उल्टी वाली साइड से डालना है, इसको फ्लिप, हाँ जी ऐसे कर, जी जी ठीक है समझ आ गई। ऐसे करके सारे आ जाएंगे? जी जी बिल्कुल आ जाएंगे, पहले आप बड़े डालें उसके बाद छोटे डालें। चलिए ठीक है, अब आप बताएं आप आगे क्या बता रही हैं। अच्छा जी, हमने जी चटपटा स्टीम रोस्ट के लिए हमें चाहिए जी चिकन 2 किलो, इसके आपने थाई और जो है लेग पीस यूज़ करने हैं, और इसमें आप ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा जो है ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और हमें चाहिए जी चिकन 2 किलो, मतलब एक चिकन लेग और थाई जो है वो 2 किलो चाहिए, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक की पेस्ट और या आपके पास पाउडर है लहसुन अदरक का वो डाल लें 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, और ज़र्दा रंग हस्बे ज़रूरत, दही हाफ़ कप, सिरका हाफ़ कप, और इमली आलू बुखारे का पल्प 2 खाने के चम्मच, तेल फ्राई के लिए कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, हमने क्या करना है कि हमने चिकन को पहले, एक प्रोसेस होता है जो कि
कट अब मैंने खुद ही लगाए हैं कट। मैंने चिकन वाले से चिकन मंगवा के कट, उसको धो के उसको कट लगाए, और मैंने इस बाउल में पानी डाला और मैंने इसमें 1 कप सिरका डाल दिया 2 किलो चिकन के लिए, अगर किलो है तो हाफ कप, और मैंने 3 खाने के चम्मच नमक डाल दिया, और मैंने इसको 2 घंटे के लिए इसमें डिप कर दिया। और मैंने डिप कर दिया इसमें, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के बाद इसको मैंने फ्लिप कर दिया, मिक्स कर दिया हाथों से, कि ताकि वो अच्छे तरीके से सारा जो है वो उसमें डिप हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको निकाला, स्ट्रेनर में डाला, और जब आप करें तो इसको पानी देखिएगा कि इसका पानी कितना वो ब्लड का होता है, हालांकि मैंने साफ़ करके डाला था। और उसके बाद जो है आपने इसको निकाल के उसके ऊपर से ठंडा पानी डाल के उसको स्ट्रेनर में डाल के आप फ्रिज में रख दें। जब पानी आपका अच्छे तरीके से इसका स्क्वीज़ हो जाए तो आपने किचन टॉवल लेना है, उससे आपने इसको जो है बिल्कुल ड्राई कर लेना है। क्योंकि अगर आप तो बेशक आप कहेंगे कि हमने स्ट्रेनर में डाला पानी तो स्क्वीज़ हो गया है, लेकिन पानी उसमें होता है। जिस वक्त आप फ्राई करेंगी ना तो वो आपके बबल्स उठ के ना आपको मतलब आपके हाथ भी जल सकते हैं, आपके मुंह पे भी आ सकते हैं। आपने जो है इसको फ्राई करना है, 4-5 पीसेस आप लेके आपने फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए आप फ्लिप कर देंगी, और दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए, और उसके बाद आप निकाल के इसको ठंडा करेंगी। और ये जो हमने मसाला बनाया है और ये जो है हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करके इसको ओवरनाइट जो है आपने इसको रख देना। अगर 2 नाइट्स भी 2 रातें भी पड़ा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये मसाला किस चीज़ के लिए? ये मसाला अब बच गया तो मैं इसी में कर लेती हूँ। लेकिन हम इसको अभी कुक करेंगे ना फिर से? जी, ये भी कुक होएगा फिर से? जी, ये इसमें हम डालेंगे ना, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो ये रॉक मुर्गी का है ना फ्लेवर, तो मैंने कहा वो कच्ची मुर्गी का। कच्ची मुर्गी नहीं है, फ्राई है हमारी मुर्गी, पकी हुई है। हाँ जी, पकी हुई है। अच्छा, तो हमने अब इसको सिर्फ स्टीम के पॉइंट ऑफ व्यू अब आपने इसको रायते की तरफ आ जाए आप। तो बस फिर आपने एक पीस लेके चिकन का, और आपने इसको अच्छे तरीके से जो है मसाले को इसमें लगाना है आपने। ये लीजिए जी, साथ साथ हमने सैलेड की भी चीज़ें आपके लिए जमा कर ली। रायता हमारा बनेगा, हमने इसमें डालना है इसको, और अच्छे तरीके से आप लगा के और इसको ओवरनाइट आप मैरिनेट कर देंगे। जब ओवरनाइट मैरिनेट हो जाएगा तो फिर आप जब इसको स्टीम करेंगे तो आप जो लगेगा आपको कि बहुत ही मज़े का चटपटा, आपको कुछ भी सिर्फ रायते की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इस तरह आपने करना है, ठीक है। और आप इसको बना के लगा के मसाला फ्रीज भी कर सकती हैं। जैसे कि आपके गेस्ट आए और आपने इसको निकाला आपने इसको निकाला और आपने निकाला, इसको थो किया और इसको इसमें डाल दिया। मतलब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं कि डीप फ्रॉस्ट करके माइक्रोवेव में रखें, कुछ भी नहीं। आपका ये इतना अच्छा ऑप्शन है। गेस्ट अक्सर आ जाते हैं, मैं अक्सर करके रखती हूँ। मैंने निकाला और मैंने स्टीमर में डाल दिया, इतनी देर में स्टीम होता है। साथ मैंने रायता बनाया, सैलेड बनाई, साथ एक और हांडी बनाई और बना के और उसको मैंने गुड टू गो। हाँ जी। सो वेरी वेरी ईजी व्यूअर। सिर्फ ये चीज़ें होती हैं आपको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से, गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको पहले से प्रेप करनी होती है, जैसे कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जी ओवरनाइट। देखिए, स्टीम चिकन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको मैरिनेट करके ना, ये जो आधा काम जैसे इन्होंने बताया करके फ्रीज भी कर देते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। मौके पे कभी गेस्ट आए, जिस तरह लोगों ने हलीम और निहारी वगैरह पैक की होती है, एक्सक्यूज़ मी, चाट मसाला। जी जी। और हाथ हमेशा धोया करें तो आफ्टर यू स्नीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखें, हमारे यही जर्म्स और जरासीम होते हैं जो फिर अगले को बीमार करते हैं। हमारी गाजर कहाँ गई, कद्दूकश हुई हुई क्यूट सी। अच्छा जी, गाजर भी हमारे पास आ रही है। और अब हम क्या बना रहे हैं? हम रायता बना रहे हैं। आप अब इसमें ना आप डालें, आप इसमें चीज़ें डालें। ये सब डाल दूँ? जी। ठीक है, नहीं रुक रही मेरी ज़रा। ये मसाले की वजह से आपको आ रही है। हाँ जी। ये भी हमारा पड़ सकता। हाँ, वो अब देख लेना, आपने भी तो 18 किलो मेरे से रखवाया, उसके अंदर सारा। अच्छा जी, माशाल्लाह। रायता डालना शुरू कर, मैं डाल दूंगी चीज़ें सारी। जी जी बिल्कुल डाल। हमने प्याज सारा डालना है? जी बिल्कुल डालना है सारा, इंटायर प्याज एंड इंटायर खीरा। अब देखिए ना, ये कितना, ये आपका एक कचूमर सैलेड सा तैयार हो गया दही के अंदर। और इसमें 2 टेबलस्पून हम डालेंगे मिंट चटनी के। फेवरेट चटनी जो आप हर बार मेरे लिए डब्बा दर डब्बा बना के लाती हैं। ये बहुत मज़े की आपकी चटनी आप बनाती हैं। और ये इतनी, आज तो बहुत मज़े की बनी है। अच्छा, आज अच्छी बनी है, पहले बुरी थी? नहीं, वैसे आज का कल रात को मैंने खाई है, आखिरी जो आपने मुझे बना के दी थी, इतनी आखिरी।
देख लें। आपको मैं डर के मारे नहीं बताती क्योंकि आप उठा के ले आती हैं, मेरे कहने से पहले आप लेंगे। मैं एक और चम्मच डाल रही हूँ, हाँ जी, ताकि वो ज़रा सा अच्छा सा हाँ जी, थोड़ा सा इसमें नमक ज़रूर डलेगा क्योंकि नमक जो है ना, हाँ जी, नमक हाँ भी जी, डालें, बस, हाँ जी। बस डाल। और टमाटर ये आप डालेंगे, हाँ जी, टमाटर मैं वैसे कर रही डालने हैं तो डालें, नहीं डालने हैं तो ना हाँ, डालें, ना क्योंकि डालें। देखिए गाजर और खीरा वगैरह तो आपको वो फ्लेवर दे देता है। टमाटर बिल्कुल फिर सर्व करने से पहले डालते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। वैसे मैंने सीड्स इसके निकाल रही हैं, ये ओ। बिल्कुल इसमें पानी शानी बिल्कुल नहीं है। परफेक्ट हो गया। हाँ जी। तो ये हो गया हमारा रायता भी जी। बेसिकली तैयार। हाँ हम जी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी तबीबा मासूमा नहीं, हमें नहीं ज्वाइन करेंगी तबीबा मासूमा ज़हरा। अभी हम एक हमारे पास एक सरप्राइज़ है आपके लिए। सॉरी मासूमा जी को हमने आगे बुलाया है। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपनी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने जब अपने काम का आगाज़ किया तो उनको लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि इंसान कोई भी काम करे, एक तो अपने अंदर फेथ होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, और दूसरी बात, कोई भी काम करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। रोज़ी रोटी अगर कमानी है तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए तो हज़ार जतन करने पड़ते हैं। इज़्ज़त से अगर रोज़ी रोटी कमानी है तो हलाल की अगर रोज़ी रोटी कमानी है तो, और फिर जब इंसान मेहनत करता है, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालता है, तो फिर अल्लाह उसको नवाजता भी है। सॉरी अबाउट दैट। मैं असल में प्लस पूरे हफ्ते का स्केड्यूल होता है ना, मैं एक्साइटेड होकर ज़रा जंप मार दिया आगे। तो हाँ, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मिलेंगे एक ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है व्यूअर्स, मुझे बहुत खुशी होती है उन हीरोज़ को अपने प्रोग्राम पे बुला के जिन्होंने अपने स्ट्रगल्स, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से अपने आप को एक लेवल पे पहुंचाया। हाँ, हम उनकी कामयाबी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी नाकामियाँ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन बनते हैं। जैसे कि व्यूअर्स, आप लोगों को मेरी भी स्टोरी पता है कि मैंने पहले क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की, रेस्टोरेंट भी खोला, जिम भी खोला, सैलून भी खोला। मेरे से नहीं चला, मैं नहीं चला पाई। कोविड हुआ, उसमें कुछ चीज़ें नहीं चली। उससे पहले क्लोथिंग लाइन की बिल्कुल बिज़नेस की सेंस नहीं थी, नहीं समझ आया कि क्या कर रही हूँ। नुकसान हुआ मुझे भी, मेरे पार्टनर को। बट द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, हिम्मत मुझे फिर कैसे मिली कि मैं फिर अपनी ब्रांड्स और अपनी चीज़ों की तरफ आऊँ। आज जैसे कि यंग ब्रिलियंट मैन हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन जैसे लोगों को देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि भाई अगर वो भी गिर के बार बार उठ सकते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो यहाँ पे बैठ के आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। तो आज एक ऐसी पर्सनालिटी से मैं आपको मिलाऊंगी जो मेरे लिए एक रोल मॉडल भी हैं भी हीरो हैं। तो सिर्फ 34 के, मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इंस्पिरेशन व्यूअर्स कोई भी एज का बंदा आपके लिए बन सकता है। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा जो वो काम कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, फूड और टिफ़िन सर्विस बिजनेस रन कर रहे हैं। एक यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ है और नाम भी बड़ा प्यारा है, मेरे ही बेटे वाला नाम है। हसन चौधरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो हसन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। हसन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फूड बिजनेस का क्या ताल्लुक है बेटे? एक्चुअली कह लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके उसके बाद जब जॉब की तो एक ही विजन था कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है। तो मतलब स्टार्टअप करते हुए जॉब तकरीबन को 3 से 4 साल जो है ना वो जॉब की। नहीं, अक्लमंदी की, क्योंकि एटलीस्ट समझ तो है ना कि वर्क एनवायरनमेंट होती Exactly. क्या है। बहुत स्मार्ट किया आपने। फिर वो जब जॉब की, इलेक्ट्रिक कंपनी की जॉब थी, इलेक्ट्रिक ये लाइट्स वगैरह की। तो जब जॉब की तो फिर मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम अब अपना बिज़नेस रन कर सकते थे, कि मींस कि अपनी मार्केटिंग करके तो हम लाइट्स का बिज़नेस जो है ना वो रन कर हम सकें। कौन? मतलब मैं और मेरा एक पार्टनर था। एक पार्टनर था। हाँ, वो भी काम कर जी रहा जी, था। वो काम करते थे। मतलब हम जॉब इकट्ठी करते थे तो जाके हम भी कर लेते Exactly. हैं। वेरी गुड। उम्र क्या थी उस वक्त? अप्रॉक्स 27 थी। 27 थी। तो जब हमने अपना बिज़नेस किया रन तो बड़ी हर्डल्स आई उसमें। आपको पता है कि जब एक कंपनी से बंदा उठ के सेपरेट आके बैठे अकेला हो तो उसको ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल होता है।
बिल्कुल। और उसके अलावा बेटा उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनकम टैक्स आपने अपना सेटअप पूरा बनाना है, टैक्सेस टूक्सेस जीएसटी के लिए अप्लाई करना है, आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप को रजिस्टर करना है। बहुत सा कागजी काम होता है जो उस उम्र पे नहीं आता बंदे को करना, पता ही नहीं होता। ऐसे ही है। तो वो जब स्टार्टअप किया तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, हमें कुछ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, मतलब कंपनीज में जाना शुरू किया, बिल्डिंग्स हमने की, मतलब टॉप की बिल्डिंग्स थी जो कि कभी एक्सेप्ट किया नहीं हमने कि हमें वो काम मिल सकता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू हो गए, फिर कुछ अर्निंग आनी शुरू होगी, प्रॉफिट आने शुरू हुए, उसकी सेविंग करना शुरू की, फिर इन्वेस्टमेंट एक और जगह कर दी। वो कह लें कि हमने एक बिडन रोड पे शॉप बनाई अपनी ना, बड़ा एक फेमस लाहौर का एरिया जो कि इलेक्ट्रिक का शो है। बिल्कुल बिल्कुल बिडन तो रोड। हमने वहाँ पे जब शॉप बनाई, जितनी वो कहते हैं ना इकट्ठी की इन्वेस्टमेंट, वो सारी हमने वहाँ पे लगा दी। जब वो मैंने वहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट लगाई तो बहुत अच्छा काम चल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जब वहाँ पे आपको पता है कि लास्ट ये 2019 में कोरोना जब आया, उसने हर चीज़ ख़त्म कर दी, धज्जियाँ उड़ा दी हम सबकी, टोटली ख़त्म कर मैं दी। वही तो कहती हूँ ना, मैं आपको क्या बता रही थी अभी ब्रेक में। एक्चुअली व्यूअर्स हसन बहुत ही प्यारे हैं, इनको देख के ना मुझे लिटरली वो जिस तरह मुझे अपने हमजा पे प्यार आता है, मेरा बेटा 20 साल का है, माशाल्लाह। उसी तरह प्यार आ रहा है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड एंड आई नो दैट आई वॉज, अभी आप 34 के हो तो यू नो वही वाली बात है ना कि बंदा 20s में बहुत कुछ सोचता है कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अब देखो चल रहा था काम, आपका भी चलता काम बंद हुआ, मेरी भी 3 बिजनेसेस चलती, तीनों कस्टमर, आपकी भी कस्टमर सर्विस, कोई भी बंदा लाइट जो अब जमाना हो गया कि ऑनलाइन देख के ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, चेक करेंगे तो बताएंगे। ऐसे ही है। उस वक्त तो ऑनलाइन भी खत्म हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया टोटली ना, ख़त्म हो गया था, और किसी का भी काम नहीं चला, और चलते बिजनेसेस लोगों के ऐसे बंद हुए कि अभी भी लोग रिकवर नहीं कर पाए। ऐसे ही है। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर जब वो शॉप बंद हुई तो कह लें अप्रॉक्सीमेटली 7-8 माह कुछ सेविंग थी, घर ही ज़ाहिर बात है घर के अखराजात भी थे, वो चलाते रहे। फिर वो बात वही आ गई कि बैठना नहीं था, कुछ ना कुछ करना था। तो 2020 में जो मतलब एक आइडिया, बिजनेस आइडिया आया डेयरी शेड्स का, जो शेड स्टील स्ट्रक्चर होता है ना, वो लगाने का आया। तो बिल्कुल नहीं था पता कि ये कैसे लगाना है, लेकिन एक फेवर से एक ऑर्डर मिला हमें कि यार ये कोरोना में कर सकते हो तो कर लो, कोई ऑर्डर नहीं था पकड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2020 में हमने वो एक प्रोजेक्ट पकड़ा। लेकिन वो भी क्या हुआ कि जब वो कोरोना ख़त्म हुआ तो स्टील की प्राइसेस बहुत डेड हुई थी, मतलब टोटली गिरी हुई थी। लेकिन जो वो प्रोजेक्ट मिड में आया तो जैसे ही कुछ हालात थोड़े से बेहतर हुए तो स्टील स्ट्रक्चर की जो प्राइसेस थी वो ट्रिपल चलेगी। तो वो जो कमाया वो भी कह लें कि वहाँ पे भी जो है ना एक फिर यही तो बात है ना, कंस्ट्रक्शन के काम में आपने देखा है कि ये बड़ा इरेटिक होता है। जिन लोगों ने 2 साल पहले भी घर बनाया, अगर उनके पास उतने ही पैसे आज होते तो वो शायद ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर पाते, मतलब नींव डाल के बस दीवारें खड़ी कर देते, इवन प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल काम ना करवा पाते, क्योंकि इतनी कीमतों में फ़र्क आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मतलब वो वाइंड अप हुआ। वो वाइंड अप होते साथ ही फिर हमने ना अप्रॉक्सीमेटली खाने का जो बिजनेस, मतलब एक आइडिया था कि यार लास्ट में हमने ये रखना, अभी कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ बिजनेस रन होता रहे करते रहे। फिर हमने 2022 में फिर अपने एक्सपोर्ट का काम शुरू करने की कोशिश की, जिसमें हम जीन्स का लेफ्ट ओवर उठाते थे। अच्छा। मल्टीपल कंपनी से हम जीन्स का लेफ्ट ओवर उठाना शुरू किया। वो हमने जो है ना कह लें कि फिर वो थोड़ी जो सेविंग थोड़ी सी बचती थी कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करते थे कि यार कुछ ना कुछ दोबारा हम बिल्डअप हो जाए। वेल डन बेटा, तो well done. उस पे जब वो किया, वो करते करते मतलब बिजनेस स्टार्ट चलता रहा। मतलब 2024 तक जब हर चीज़ ओके होगी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्ट पे चले गए। फिर हमने उसके साथ ऐड ऑन किया स्पोर्ट्स की आइटम, जिसमें आजकल आपको पता है ये फीफा का कप चल रहा है, तो फुटबॉल का हमने साथ ना रशिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो 2 साल तक तो बहुत अच्छा रहा कि हम उसको करेंगे, लेकिन जैसे ये वार शुरू हुई अमेरिका और ईरान की, सब ख़त्म। हमारे जो कंटेनर्स थे, जो चीज़ें थी, वो मतलब जहाँ पे हम बहुत अच्छा चले गए थे, वहाँ पे हम उससे 4 गुना के जो हम ना प्रीवियस हमारा 2017 तक था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। वो हमारा सब कुछ ले गया।
उसमें ये था कि रास्ते बंद हो गए, कंटेनर्स नहीं पता चला हमारा किधर, अभी तक नहीं पता चला स्टिल। वो हुआ, उसके बाद फिर वो लास्ट हमारा वही बात आ गई कि खाने की हमने कहा था कि लास्ट ऑप्शन जो है ना हमने खाने की रखनी है। तो फिर आइडिया ये था कि अब खाने का बिज़नेस स्टार्ट करना, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, टोटली हम निल हो चुके थे। मेरी एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी रह गई, वो मेरी गाड़ी थी। वो ऑप्शन ये थी कि या मैं इनड्राइव चलाऊं या मैं कुछ और करूं, क्या करूं, या इसको सेल करके फिर कोई बिज़नेस करूं। तो फिर इसी चक्कर में 1 साल जो है ना मेरा टोटल इधर ही रहा के स्ट्रगलिंग में रहा के यार ये कर ले। मैंने बड़ी मल्टीपल कंपनीज़ में जाके फूड अपना देना शुरू कर दिया। भाई की सपोर्ट मिली साथ, भाई किचन में थे, हम भी साथ थे, वालदा की सपोर्ट मिली। फिर हमने मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खाने को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जब प्रमोट करना शुरू किया तो उसमें मतलब कुछ आइटम्स थी हमारी जो घर में, आपको पता है हर कोई ना कोई चीज़ फेवरेट होती है। वो हमारे कुछ खाने फेवरेट हुए, यार हम इसको बाहर प्रेजेंट करते हैं घर का खाना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, लाहौर में खाने का बहुत ज़्यादा गैप है, घर का खाना जो कि अच्छा खाना नहीं मिलता और हाइजेनिक। और दूसरी बात ये कि अगर आप फूड डिलीवरी सर्विस पे भी अगर ऑर्डर करो तो वो इतनी लेट आपको पहुंचाते हैं ऐसे ही है कि बंदा जो है ना वो फिर वारा नहीं खाता, फिर बंदा फास्ट फूड का ऑप्शन लेता है। घर से आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे वो आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम बताता है। ऑनलाइन फास्ट फूड ऑर्डर करो 20 से 25 मिनट होता है। लोग कहते हैं चलो मगरो लाओ यही कर लो। और अगर अच्छा घर का खाना अवेलेबल हो तो बंदा जाके पिकअप भी कर सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले हमने ख्याल रखा था हाइजेनिक का कि यार सबसे पहले हाइजेनिक खाना होना चाहिए कि ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। हमने फूड अथॉरिटी लाहौर से अपना कंपनी रजिस्टर करवाई जिसका नाम है टिफ़न हब। हम रजिस्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल, हाँ जी रजिस्टर्ड है हम 2 साल से। हम टैक्स भी उसका दे रहे हैं, मतलब जो भी फीस है। लुक एट द फूड इफ यू डोंट माइंड। आ जाओ मेरा बेटा। हाँ ओके, सो फेवरेट आइटम्स की बात की जा रही है तो मतलब ऑप्शंस क्या देते हो? क्योंकि देखो नॉर्मली जब इस तरह आपका एक फूड ट्रक है, राइट? जी जी, एक फूड ट्रक भी है। उसमें अभी उसको हमने लॉन्च नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द हम उसको करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। और वैसे एक मॉल के बाहर भी आपका खाना अवेलेबल होता है। अभी जो मैं आज मेन्यू लेके आया हूँ वो हमारा जो डेली रूटीन का मेन्यू है ना, वो हम ये सारा मेन्यू हम लेके आते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या क्या है? इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा हमारा यखनी पुलाव। वेरी नाइस। अच्छा, बट इसमें मीट नहीं है? नहीं, इसमें चिकन होगा। इसमें चिकन पीस होंगे। इसमें चिकन पीस होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आज का मेन्यू है टुडे। अच्छा, डेली चेंजेस, हाउ वंडरफुल। ओके, ये हमारा है चिकन जलफ्रेजी। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। ये हमारी है चिकन हांडी बोनलेस में। वेरी नाइस। और ये है आलू कीमा। भाई आलू कीमा हमें अगर मिल जाए खुला इस तरह से तो क्या ही बात है। और वंडरफुल, ये घर का बना हुआ खाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 150 पार्सल्स लेके जाता हूँ 12:30 तक। और 12:30 मैं जब पहुँचता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहले के कस्टमर्स की लाइन होती है और मैं मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे के अंदर फ्री हो जाता हूँ। और आप देते इसी तरह है? यही पैकिंग है हमारी। और इसके साथ हमारी रुमाली रोटी है, घर की बनी हुई, पतली सी जो होती है। आ जाओ मेरे बेटे। तो दैट्स ग्रेट देन, जी जी, दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो ये तो अब यहाँ पे तो पहुँच गए हो, एक्सपैंड कैसे करोगे? क्योंकि बेटा देखो चूल्हा चल रहा हो, दैट्स वेरी नाइस, लेकिन अल्लाह माफ़ी दे कोई क्राइसिस बता के तो नहीं आता ना। ऐसे ही है। तो फॉल बैक भी चाहिए होता है। और कल को अगर आपने इसको, क्योंकि इस किस्म की बिजनेस मेरा नहीं ख्याल रेस्टोरेंट में कन्वर्ट होनी चाहिए। इस किस्म की बिजनेस कन्वीनियंस के बेस पे इसी तरह डिलीवरी सर्विस होनी चाहिए, ये मेरी राय है। बिल्कुल। इसमें अब हमने क्योंकि घर का खाना खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं जाता, नहीं जाएगा। घर का खाना बंदा घर ले जाने के लिए या तो लेगा या मौके पे खाएगा कि यार आसपास ये गंदी चीज़ें खाने से बेहतर है कि बंदा घर का खा ले। अब उसमें जब भी हमारा ये आइडिया आया ना तो हमने मतलब इस पे कुछ वर्किंग की तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गैप था। उस गैप में हमने जब यहाँ पे सर्विस लेके आए तो स्टार्टिंग में मैं तकरीबन को 30 पार्सल्स बना के घर से लेके आया था। तो पहले दिन तो आपको पता है कि वो अगर मैं पहले दिन ही छोड़ देता तो फिर कामयाबी कुछ नहीं थी। तो पहले दिन मेरे तकरीबन जो है ना पार्सल्स तक ऑलमोस्ट 7 से 8 सेल हुए थे। अल्लाह का शुक्र करो, लोगों का तो एक भी नहीं बिकता। लेकिन जो मेरे बचे थे वो फिर हमने ठान ली कि हमने अल्लाह की राह में उसको दे देना है। सुभान अल्लाह।
हमने यही किया कि आहिस्ता आहिस्ता 10-10 इंक्रीज नहीं मुझे बताओ फिर क्या, मतलब जैसे कि 7 हुए तो वो बाकी के कहाँ गए? जैसे फिर वो हमने जो है ना रास्ते में जो मस्ती लोग थे उनको खाना खिला दिया, और जब वो हमारे पास जो हमारे गाड़ी में भी आता है मांगता पैसे नहीं, हम दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें देना, तो अगर हम अल्लाह पाक को तो नाराज़ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चलता रहा रूटीन मेरा, तकरीबन आज 40 डे है, मतलब आज मुझे 40 दिन हो जाएंगे। तो लेकिन फिर ये कि हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी सेल इंक्रीज़ होती गई। जब इंक्रीज़ होती गई तो मैंने फिर एक मखसूस क्वांटिटी जो है ना वो एक मुख्तसर रख दी कि यार ये वाले जो पीस है ना वो अल्लाह की राह में मैंने देने हैं। एक बच्चा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ही इज़ अ डिग्री होल्डर, जब वो इस तरह से किसी फूड स्टॉल पे बैठता है, सबसे पहले तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं वो लड़की थी जिसने ज़िंदगी में कभी अपना बिस्तरा नहीं बनाया था, तकिए को गिलाफ में नहीं डाला था। कनाडा जाके मैंने फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में, मैं हमेशा कहती हूँ जमादार की जॉब की, क्योंकि वही होता है ना जो वर्स्ट वर्ड होता है जो लोग यूज़ करते हैं, ये देखो ये वो। तो आई वॉज, दैट इज़ वट आई डिड, दैट वॉज वट माई जॉब। मैं जो इतनी फिनिकी हूँ अबाउट हैंड्स एंड फीट एंड वट एवर, दैट्स वट आई डिड। और वो नौकरी है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल के दूसरों के, घर वालों का नहीं, दूसरों का गंद साफ किया, और वो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का डॉर्म्स में। तो सोचो कितने की गुलाजत होगी। बिल्कुल ऐसे। लड़कों के डॉर्म्स में, लड़कियों के डॉर्म्स में, लेकिन मैंने किया। और आज जब भी मेरा बच्चा कोई घूम के कहता ना आई डोंट वांट टू डू दिस, तो मैं कहती हूँ पुत्र तेरी माँ ने ना पोछे लगाए हैं लोगों के घरों में, इसलिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इज्जत से रोजी रोटी कमानी है, हलाल की कमानी है, आगे अल्लाह मालिक है। बेशक। आप पे क्या गुजरी उस वक्त जब आपने रियलाइज, देखो बाकी सब तो ज़रा ग्लैमरस जॉब्स थी ना, ये इसमें ग्लैमर नहीं है। देखिए मतलब एक हिचकिचाहट तो होती है चीज़ में कि यार ये कोई मेरा दोस्त गुजर जाए आगे से, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशंस भी ऐसे हैं कि कोई ना कोई, वो जिस जगह मैं लगाता हूँ वहाँ पे आम है, कोई भी मिल सकता है। और उसके बाद फिर लाहौर की गर्मी 43, 44, 45 हो और आपका कलर उड़ जाए, मतलब टैन कलर से आप नहीं देखते, ऊपर कोई चीज़ ना हो आपकी, कोई अम्ब्रेला कोई चीज़ लगी ना हो, एक दरख्त का छोटा सा साया हो और जिस तरफ सूरज जा रहा हो और आप उसके नीचे आगे जाते रहे। यकीन माने कि ये अल्लाह पाक ने होप दी है। हम 2 दिन जाते थे, तीसरे दिन जब निकलते थे ना यार बस कल नहीं, लेकिन बस वो एक था मोटिवेशन कि नहीं हमने दोबारा कल आना है यार, हमने इसको करना ही करना है। इस मेरा अभी जो कंसर्न है, अभी मैं इसको मैक्सिमम 250 पीसीस पे लेके जाना चाह रहा हूँ यहाँ पे इंशाल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह फिर मेरा कंपनीज के साथ मैं जेवीज करना चाह रहा हूँ जो घर का खाना बनवाती, बहुत सी कंपनीज है, मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। सैलॉन्स में जाओ ज़रूर, सैलॉन्स आर अ ग्रेट प्लेस, सैलॉन्स पार्लर्स वगैरह। उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो उनका खाना उनके पास आता है वो देगों में आती है सप्लाई। अब मसला ये है कि जब देग में सप्लाई आती है तो फिर उनको वहाँ पे अपनी बच्चियों के लिए सारी अरेंजमेंट्स अलग से करनी होती है। अगर उनको इस तरह करके ग्रेवी मिल जाए, साथ में रुमाली रोटी मिल जाए, तो सब बच्चियाँ अपना खाना नीट एंड क्लीन तरीके से खा के डिस्पोज ऑफ करके फ्री हो सकती है। बिल्कुल ये आइडिया आए इस तरह से कि आप, मतलब वही बात आ गई कि अगर एक ऑफिस में 50 बंदे हैं तो वही बात कि एक कंटेनर आप बड़ा ला के दे देंगे तो मसले मसाइल रहेंगे कि यार एक डाले के ज़्यादा डल गया, खाना कम हो गया, ज़्यादा हो गया। इसी वजह से हमने इस कंटेनर पर रखा। इसकी क्वांटिटी मतलब 2 बंदे भी इसको इजीली खा सकते हैं। बिल्कुल वही मैं देख रही हूँ। उसके बाद वही बात हाइजेनिक का हमने बड़ा खास ख्याल रखा। भाई आप एक चावल ऑर्डर कर दें, एक ग्रेवी ऑर्डर कर दें, साथ में रोटी ले लें। और अब मज़े की बात है 500 ग्राम्स, आधा किलो चावल ऑफर कर रहा हूँ मैं, ये आधा किलो है, मतलब 500 ग्राम्स और बड़ी ही रीजनेबल प्राइस में। क्योंकि चावल जब आप डालते तो फिस जाते हैं, अभी जब आप इसको निकालेंगे तो ये इतनी बड़ी एक प्लेट बन जाएगी आपकी और बड़े आराम से 2 लोग खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट्स वेरी 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 सेंसिबल। मुझे ये बताओ कि यंग लोगों को क्या कहोगे? आपको पता है आपके अपने दोस्त भी बैठे होंगे घरों के अंदर, बिल्कुल, कि यार नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। भाई नौकरियां खत्म हो गई हैं, ऐसे ही है, नौकरियां ही खत्म हो गई हैं तो मिलेगी कहाँ से? एक जॉब के लिए लाखों बंदा अप्लाई कर रहे हैं, पहले हजारों करते थे, हंड्रेड्स करते थे, फिर हजारों पे। तो जॉब तो सारी जिंदगी की गुलामी है। उसमें यंगस्टर को यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आपके पास कोई कन्वेंस है, बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, अगर आप खाना अच्छा बना सकते हैं तो आप निकल आएँ, किसी अच्छी सपोर्ट पे जाके
मतलब आपको सपोर्ट मिलेगी, कस्टमर्स की सपोर्ट आपको मिलेगी उसकी। किसी अच्छी सपोर्ट पे जाके आप जो है ना उसको लगा सकते हैं, लगा के कोई नहीं, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि मैं भी ऐसे ही था कि मैंने इसको कंटिन्यू रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कामयाब हूँ। और आज मैंने यही सोचा हुआ कि मतलब इससे मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं किसी कंपनीज़ में जाके अपना खाना मतलब वहाँ पे लगवाऊँगा स्टाफ के लिए। तो अगर आप घर बैठे रहेंगे तो उस पर कुछ नहीं होगा, आप निकलेंगे नहीं बाहर। मतलब जो यंगस्टर है, जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ना इस टाइम, यकीन माने कि मुझे देख के वहाँ पे 3 गाड़ियाँ और आ गई हैं। मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ने हर बंदे को अपना रिज़्क आपको पता देना है। तो वहाँ पे मुझे देखते हुए मुझे खुशी हुई है, मुझे कॉल्स आती हैं, मतलब जाते हुए देखें यार भाई हमने भी ये स्टार्ट करना, तो भाई जन करें। क्योंकि अपना जो कारोबार है ना वो अपना ही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप वो जॉब वाले, कल आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, कल आप जॉब पे हैं या नहीं है। लेकिन बिज़नेस आपका अपना है कि आप फिर ये बिज़नेस देख के कहेंगे यार कल मैंने जाना है कि नहीं जाना, फिर आप मालिक हैं। पहले तो आप वहाँ पे काम कर रहे थे, अभी आप खुद ऑनर है कि आपने जाना है कि नहीं जाना। अमूमन मैं अगर एक आध दिन, अब ज़ाहिर बात है बीमार हो जाते हैं, जितनी गर्मी है हीट स्ट्रोक लग जाती है, मतलब पानी शानी, तो एक आध दिन नहीं गया तो मैंने अपना ना कह लेंगे दोस्त भेज दिया कि यार प्लीज़ चला जा, गाड़ी दे के ना। इट वॉज नॉट द सेम थिंग। हाँ, लेकिन वही बात, वो यार वो भाई किधर है, वो मतलब चीज़ वही पे आ गई। ताल्लुक बन जाता है ना, ऐसे ही है। ताल्लुक बन जाता है। कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मुझे भी वो वक्त याद है जब शुरू में जब मैंने पाकिस्तान में मीडिया में काम करना शुरू किया। मैं जब कनाडा में होती थी तो ऑब्वियसली वहाँ पे जब एक्टिंग करते हैं तो आपने धूप में भी खड़ा होना है, तो अम्ब्रेला इज़ ओवर योर हेड। ऐसे ही है। वो सिर्फ उस सेकंड के लिए हटाई जाएगी जब आपने अपना सीन करना है, शॉट करना है, और वो अम्ब्रेला वापस आ जाएगी और वो आपको एसी वाले उसमें ट्रेलर में ले जाएंगे। वो जो होते हैं आजकल जो हर जगह ट्रेलर्स लोग पाकिस्तान में करते हैं, उस वक्त तो कोई सीन ही नहीं था। पाकिस्तान मुझे कभी नहीं भूलता, सीन शूट हो रहा है, सर पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है, पसीना मुंह पे बह रहा है और लग रहा है कि बस गए चले, और अभी वो सीन मुका है और अगले सीन के लिए कह रहे हैं बीबी छेती कर, तैयार हो क्या। सो आई अंडरस्टैंड स्टैंडिंग इन द हीट, ये सब कुछ किया हुआ है, मुंह सड़ गए, छाइयाँ पड़ गई, बट अपनी रोजी रोटी कमाने का मज़ा कितना है बेटा। बहुत ज़्यादा। जब अम्मा अब्बा को देने वाला हाथ होता है और मांगने वाला, तो कितना मज़ा आता है। आप इमेजिन करें कि जब आपको पर मील की मतलब कि वो पैसे आपके हाथ में आते हैं ना, और वो जो खुशी होती है, मतलब एक कस्टमर आया उसने वो लिया और वो जो पैसे आने की खुशी है ना, यकीन माने कि मैंने बहुत बड़े बिजनेस किया है, वो खुशी नहीं जो ये वाली खुशी है। सो अभी हमारे व्यूअर्स को देख के जो जी में आता है, जो पैगाम देना चाहते हो, वो प्लीज़ व्यूअर्स को दो। मैं अपने व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई कन्वेंस है, आप बाहर निकलें, कोई अच्छी स्पॉट पे जाएं, वहाँ पे जाके अपना खाना लगाएं। अगर आप खाना अच्छा बना सकते हैं तो आप जाके लगाएं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। कुछ दिन आप तंगी में आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, और यकीन माने कि अपना काम अपना ही होता है। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप एक पॉजिटिव और अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने पहले से एक हिस्सा उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो डिज़र्विंग है। बिल्कुल। हमें तो ये कहा गया है ना कि हमारी जो अर्निंग्स हैं, हमारी जो प्रॉफिट है, उनके ऊपर हमने ज़कात देनी है। बिल्कुल। आपने तो ऑलरेडी अपना एक पोर्शन निकाला हुआ है, अब वो ज़कात के ज़ुमरे जाए, मतलब सदक़े में जाए, खैरात में जाए, क्योंकि इनकी एक और बहुत प्यारी बात ये नहीं देखते हैं कि कौन किस मज़हब से बिलोंग करता है, तो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अगर कोई वाइट कॉलर पर्सन, मतलब नॉर्मल जॉब करने वाले हैं, उनके पास भी पैसे नहीं है खाने के, तो ये लोग ना नहीं करते। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसी के एवज़ बेटा आपको मज़ीद और भाग लगाएंगे, और इंशाल्लाह एज अ जायंट बिजनेसमैन हम आपको अपने प्रोग्राम पे इंशाल्लाह अगले साल बुलाएंगे। ये मैं अब आपको चैलेंज भी दे रही हूँ, डन हो गया। 1 year from now I want you back here with updates. इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक मेरा बेटा, Thank you. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और इनकी इस कामयाबी का बहुत ज़्यादा क्रेडिट इनके उन फैमिली मेम्बर्स और उन दोस्त अहबाब को जाता है जिन्होंने इनका साथ दिया, जिन्होंने इनको ये नहीं किया भी तू पहले ऐ भी कीता सी, ओ भी नहीं चला, तू ऐ भी कीता है, ओ भी नहीं, हुण तू की कर रहा है। ये वाली बातें कहने वाले बहुत होते हैं व्यूअर्स, लेकिन हाथ पकड़ के कहना कि पुत्र चल हम तेरे साथ हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हसन की सपोर्ट की। तो हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे अपने बुज़ुर्गों की और स्पेसिफ़िकली एल्डरली अब्यूज़ की। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तो बहुत ही प्यारी प्यारी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं, एक शदीद हसीन लड़की और एक मेरा बहुत ही हैंडसम सा भाई। तो मुझे तो वैसे ही एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है इस सेगमेंट की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बात बड़ी बुरी करनी है, शदीद मायूब बात करनी है। देखिए व्यूअर्स, मंडे मॉर्निंग मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एनर्जीज अप हों, हम अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें। अभी ब्रेक से पहले आपको एक यंग मोटिवेशनल पर्सनालिटी से मिलाया कि भी 34 की एज पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बट लुक एट हिम, रोजी रोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो बिजनेस उनको कितनी कामयाबी की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि उन्होंने ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाया। लेकिन एक रियलिटी है वेस्ट की नहीं, अब पाकिस्तान की भी ये रियलिटी है कि हमारे बुज़ुर्ग एक सर्टेन लेवल ऑफ अब्यूज़ से गुज़रते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि चाइल्ड अब्यूज़ पे और ख़वातीन के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उस पर तो बहुत बात होती है, लेकिन उन बुज़ुर्गों का क्या जो घरों में बिस्तरे में पड़े पड़े बेड सोर्स हो जाते हैं, जिस्म उनके गल जाते हैं और वो बग़ैर किसी इलाज के इस दुनिया से शदीद अज़ियत से रुखसत हो जाते हैं। क्या कोई और अल्टरनेटिव्स नहीं है? क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है अपने बुज़ुर्गों की सही तरीके से केयर करने का? आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट, हमारे प्रोग्राम का बहुत रेगुलर हिस्सा अली मुर्तज़ा साहब, जो माहिर नफ्सियात भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। वेलकम होम। थैंक यू। हम तो आपको होम ही कहते हैं क्योंकि जी, आप बिल्कुल। हमारे वो वाले भाई हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन हम आपको वापस बुला लेते हैं। देन बहुत ही प्यारी सी, वेरी वेरी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। नॉट ओनली इज शी एन एंटरप्रेन्योर, उसके अलावा एम्बेसडर भी हैं फॉर यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट और लाइफ कोच भी हैं। यानी कि जिनको अपनी ज़िंदगी जीने का ढंग नहीं समझ आ रहा, इनसे आके सीख सकते हैं। फरिया यूनस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। एल्डर अब्यूज़ का ही वर्ड इतना मायूब है कि उससे रिलेटेड अवेयरनेस डे मनाने की भी ज़रूरत पड़ना और भी अजीब बात है। जी, क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने सिलेक्ट किया और ये मच नीडेड है इस वक्त सोसाइटी में। हम इस पे बात भी करें और इसकी अवेयरनेस को फैलाएं जितना भी हम फैला सकते हैं। देखिए, हम जब बच्चे होते हैं तो हम पेरेंट्स से हर वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें, जिसकी अर्ज होती है उस वक्त, और हमें जो चाहिए होता है, हमें होता है कि हमें ना की जाए। पेरेंट हमें जिस पे हम उंगली रख दें हमें वो दिला दें। इसी तरह जब पेरेंट्स बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी एज की तरफ, बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हमारे से होती हैं। उनका भी दिल होता है कि जैसे मैंने अपने बच्चे को इसके बचपन में, इसकी यूथ में, इसकी हर चीज़ को, इसके हर डिज़ायर को पूरा किया है, इसी तरह ये मेरे लिए भी नरमी रखे, शफ़क़त जिसको कहते हैं ना, जैसे हमारे माँ बाप बचपन में शफ़क़त से पेश आए, वैसे वो बच्चा भी शफ़क़त से पेश आए। बट सैडली ऐसा नहीं है। अब यही तो बात है ना कि अली मुर्तज़ा साहब, आपका पर्सपेक्टिव इस पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने तो यहाँ तक बात की कि हम उंगली रखते थे तो माँ बाप हमें होता था ले दें, और फिर जब हम बात नहीं मानते, जब माँ बाप नहीं बात मानते थे तो हम रोते भी थे, पिटते भी थे, टेंट्रम भी थ्रो करते थे, ज़मीन पे लेट के चीखें भी मारते थे कि चाहिए तो चाहिए। ज़रा बड़े होते थे उम्र में, इवन टीन्स में तो भूख हड़ताल कर देते थे, रुस जाते थे, सहेली के घर जाके बताते नहीं थे कि वहाँ पे बैठे। हम सब ने ऊट पटांग पंगे सब ने किए हुए। हमारे माँ बाप ने तो उठा के हमें यतीम खाने में नहीं सुटा। लेकिन ओल्ड होम्स ऐसे पॉप अप कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जैसे इट्स द न्यू इन बिजनेस टू रन। व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा थोड़ी सी स्टैट्स के ऊपर। सबसे पहले तो ये देखें कि हम कहते हैं कि ये भी रिसेंटली आइडिया डेवलप हुआ, 2006 में ये आइडिया डेवलप हुआ वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज़ डे का। उनको 2006 में जाके ख्याल हुआ कि जी एल्डरलीज पे भी अब्यूज़ होती है। 54% ऑफ पाकिस्तान्स एल्डरली पॉपुलेशन इज़ बीइंग अब्यूज्ड। 54%। ये जब मुझे पता लगा कि आज हम इस पे बात करेंगे तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, और जो पहली चीज़ मेरे सामने आई वो यही आई कि 54% एल्डरली अब्यूज़ हो रहे हैं, जिनमें से 36% फ़िज़िकल अब्यूज़ का हिस्सा है। अब्यूज़ भी डिफरेंट किस्म की होती है। अच्छा, मैं बिल्कुल इसी की तरफ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गोइंग टू बी कि अब्यूज़, देखिए बच्चों की अब्यूज़ की जब बात करते हैं, गुड टच बैड टच आ जाता है, हाथ उठाना आ जाता है, गालियाँ आ जाती हैं, इवन वर्बली जो हम उनको मैनिपुलेट करते हैं वो भी अब्यूज़ है, राइट? बच्चों पे उनकी
बर्दाश्त से ज्यादा प्रेशर डाल देना इवन स्कूल का, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ That is अब्यूज। true. तो बुजुर्गों के साथ कैसा अब्यूज होता है? देखिए जी, सबसे पहले तो और अब्यूज, मैम प्लीज आप भी इंटरजेक्ट कीजिएगा अगर कोई चीज मिस हो जाती है। जी जी। सबसे पहले जी अब्यूज निकला है यूज से, यूज के बाद मिसयूज होता है, मिसयूज के ऊपर जाके अब्यूज होता है। 54% हमारे जो बुजुर्ग हैं पाकिस्तान के, मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो डेली की बेस पे जो है वो अब्यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब्यूज़ का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है, अगर आप देखें, बिकॉज इट्स अ वेरी नेगेटिवली कॉनोटेटेड वर्ड, तो उसका मतलब ये होता है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है एग्रेशन। इसकी थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। तो अब्यूज़ इज़ ड्रिवन बाय एग्रेशन। याद रखिए, दुनिया में इंसान सिर्फ दो चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, एक पेन और एक प्लेजर। और जो ज़्यादातर लोग हैं जो अब्यूज़ दे रहे होते हैं किसी को, वो लोग पेन से मोटिवेटेड होते हैं। उनके अंदर जो मोटिवेशन होती है वो पेन ड्रिवन होती है। अच्छा, थोड़ा सा इसका ताल्लुक, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात भी है, लोग मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस इज़ साइंस विच मेक्स सेंस। और वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली वो पेरेंट्स जो अब्यूज़ हो रहे होते हैं, थोड़ा सा कसूर उनका खुद भी होता है बीच में। अच्छा, अब नाउ हैविंग सेड दैट, अब वो क्यों होता है? बिकॉज वायलेंस इज अ लर्नड बिहेवियर। ये याद रखिए, कोई भी माँ के पेट से वायलेंट नहीं पैदा मुकाफाते होता। अमल जैसा करोगे वैसा भरोगे। दैट इज ट्रू। अच्छा, एक घर के अंदर अगर वायलेंस की हिस्ट्री है और बच्चा उस वायलेंस में जवान हो रहा है और चीज़ टूटने पे बच्चे को मार पड़ी है, और जैसे अभी आपने बोला कि हम चीखे भी मारते हैं, हम रोते भी हैं, निगोसिएशन इज द की। अल्फाजों का इस्तेमाल करें, हाथों का नहीं। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक ही बात कहती हूँ, बाबू आई कांट अंडरस्टैंड यू, यूज योर वर्ड्स। ट्रू। चीख रहे हैं, रो रहे हैं, मैं वहाँ पे उसी तरह कायम, जबकि माँ होने के नाते या एज अ फादर, आप लोग दोनों, आप सब मेरा पॉइंट समझ सकते हो, बंदे का कलेजा फट जाता है। नीस या नेफ्यू रो रहा हो तो आपकी जान निकल जाती है। सो आई वुड जस्ट स्टैंड देयर पत्थर की तरह, थोड़ा सा प्यार किया और कहा बेबी यूज़ योर वर्ड्स, यूज़ योर वर्ड्स। सेटल हो जाते थे, जब अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, हम बात करते थे, निगोसिएशन हो जाती थी। लेकिन अगर आप उनकी चीख को अपनी चीख से मैच करेंगे, उनके हाथ को अपने हाथ से मैच करेंगे, तो मसला तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल। You cannot extinguish fire with fire. You can only fight fire with fire. बिल्कुल। अभी ये जो बात नेगोशिएशन की मैंने आपसे की, सबसे बड़ी बात यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से डिस्कस नहीं करते चीज़ें। सो ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो मारपीट सीख लेते हैं। उनके लिए मारपीट नहीं है, सोल्यूशन है। उनको ये लगता है कि अच्छा, ये मसला इस तरह हल नहीं आ रहा, दो लगा दो, मसला हल हो जाएगा। अब मैंने ऐसी भी फैमिलीज़ देखी हैं, मेरा डायरेक्ट ऐसी फैमिलीज़ और बच्चों के साथ ताल्लुक़ रहा है, जिन्होंने अपने वालिदैन को मारने का जो रीज़न मुझे दिया वो ये था कि व्हेन आई वाज यंग माय मदर यूज्ड टू बीट मी अप रियल बैड। व्हेन आई वाज यंग मेरे वालिद साहब मुझे बड़ा मारते थे, मेरी बातों को नहीं सुनते थे। नाउ ही कैन डू एनीथिंग। थोड़ा सा बच्चा रिबेलियस हो जाता है। हमें ये देखना चाहिए और ये देखना पड़ेगा कि हम प्रोवोकेशन, जिसको हम कहते हैं इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग, हमेशा मैं ये बात करता हूँ या तो जिंदगी आप में। विक्टिम बन जाते हैं या आप टॉर्मेंटर बन जाते हैं। Exactly. ये तो एक वायलेंस की साइकिल है। एक वाकया आपके साथ मैम शेयर करूँगी, जी जी, जानने वालों का ही है। ऑब्वियसली वॉन्ट से हु, बिकॉज ऑब्वियसली पर्दा रखना हम सबका फ़र्ज़ होता है, और ये प्रोग्राम ऐसा है नहीं कि हम किसी का नाम लेके स्कैंडल क्रिएट करें। यंग मैन 12-13 ईयर्स ओल्ड अपने फादर को नमाज़ पढ़ते हुए जाए नमाज से ड्यूरिंग नमाज सजदे में ड्रैग करके अपने अब्बू को उतार लेते हैं जाए नमाज से। वहाँ पे मामलात बड़े गर्म हो जाते हैं और बाप जो है वो फिर गुस्से में उसके ऊपर भी झांपड़ उसको लगाता है। और मतलब एक 12 साल के बच्चे के और एक एडल्ट, एक बाप के बीच में अब हाथापाई चल रही है। समझ नहीं आ रही कि ये मामला क्यों हुआ। खैर ऑब्वियसली फैमिली इन्वॉल्व हुई, उस बच्चे को वट एवर किया। तो बच्चे का जवाब क्या था कि जब बाबा ने मुझे जगाना होता है तो इसी तरह जगाते हैं ना सुबह। वो इतना ढीठ हो गया उस मार पिटाई और हाथापाई से कि उसने इस चीज़ का भी लिहाज नहीं किया कि बाप नमाज पढ़ रहा है। तो अब ये बच्चा, यही बच्चा अगर कल को इसके ऊपर इसके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए संभालने की, तो फिर उनका क्या हाल वो करेगा? तो बिल्कुल भी लॉजिकली हाँ, सोचने की हाँ, बात है ना। और बिल्कुल। हमारे यहाँ एक अंडरस्टूड बात है कि माँ बाप को तो बेटे ही संभालते हैं। तो जो बेटा इस मेंटल आपको पता है कि बाप बेटे दोनों को थेरेपी में डालना पड़ा। उस लड़के की माँ ने और उस शख्स की बीवी ने कहा कि अब दोनों जब तक थेरेपी में नहीं जाओगे मैं घर वापस नहीं आऊंगी। वो दोनों बेटियों को लेके चली गई अपनी माँ के घर। 6 मंथ्स के बाद वो वापस गई जब बिहेवियर्स में कुछ मॉडिफिकेशन आई। अच्छा, यहाँ मैं ऐड करूँगी कि बाकी ये मेंटल हेल्थ का इशू हो जाता है फैमिलीज़ में। जब अली ने भी ये बात की कि जब बचपन में मार पड़ती है तो माँ बाप का मकसद ये नहीं होता कि कोई रिवेंज ले रहे हैं या कोई सख्ती कर रहे हैं, कोई अब्यूज़
कर रहे हैं, उनका मकसद ये होता है कि जो ये काम इसने गलत किया है, मैं आज इसको मारूंगा या मारूंगी तो ये इस काम से हट जाएगा, ज़िंदगी में इसको एक लेसन मिल जाएगा। बट सैडली बच्चे ना थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, वो उनके बैक ऑफ द माइंड रह जाता है कि शायद हमारे माँ बाप नफरत करते हैं हमारे से। मैम वायलेंस इज वायलेंस, चाहे वो हाँ। बच्चा हाथ उठाए या बच्चा बाप पे हाथ उठाए, Exactly. गलत तो गलत है। गलत है, मगर माँ बाप को चाहिए कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखें, मारना नहीं चाहिए, मैं Discipline- उसको इनकरेज नहीं करती, बट ये कि फैमिली एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक फ्रेंडली सा जो होता है, और माँ को करीब होती है बच्चों के, माँ का तो होता ही है, उससे इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है। मैं समझती हूँ कि फादर्स को भी बहुत ज़्यादा बेटियों के साथ भी और बेटों के साथ भी बहुत क्लोज होना चाहिए। जब मैं अपनी एग्जांपल कोट करूँ, आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर, ही पास्ड अवे 13 ईयर्स अगो, मगर ये कि उन्होंने मुझे हमेशा बेटे से ज़्यादा तरजीह दी। हमारे माशरे में बेटियों को इतना अहमियत नहीं देते, जो कि ये गलत है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये लर्न किया है कि जो बेटी अपने बाप के करीब होती है, जो बेटी बाप से सीखती है ना, वो कहीं ना कहीं पहुंचती है। और इसी के साथ साथ अली भाई, अगर हम इस चीज़ को भी देखें कि जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती ना, उस घर के बेटे के पास जब माँ आ जाती है ना जिम्मेदारी के तौर पे संभालने के लिए, तो फिर वो माँ के साथ वही सलूक करता है जो बाप करता है। 50-50 चांस होता है, राइट? एब्सोल्युटली। कि अब अगर बाप भी माँ की तरफ अब्यूसिव था और गुस्ताख था, तो फिर ऐसे बच्चे भी आगे जाके बाप के साथ तो जो करते हैं सो करते हैं, वो फिर बाप का रोल ले लेते हैं ऑफ बीइंग द अब्यूजर, राइट? दैट्स ट्रू। क्योंकि उनका माइंड सेट ये होता है ना, हमारे तो बाप ने भी ऐसे ही किया था, हमारा बाप भी ऐसे ही करता था। और खवातीन का रोल यही है। हाँ। मैं उस कुछ दिन पहले भी, जब ब्रेक की तरफ आएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, किचन में भी नजर डाली और सोल्यूशंस की तरफ जाना है कि देन व्हाट टू डू। क्योंकि देखिए, अब हम वापस जाके डिलीट तो नहीं कर सकते ना कि माँ बाप ने बच्चे के साथ क्या किया, वो साइकिल बनी हुई है, उस साइकिल को तोड़े कैसे? और अगर जेन्युइनली आपसे नहीं अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी ली जा रही, तो फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? रख के अगर उनको अजियत में से गुजारना है, तो देन क्या बेहतर नहीं है कि उनको ऐसी किसी सिचुएशन में रखें जहाँ पे वो तकलीफ में ना हो? फिर क्या ऐसी स्टेज पे ओल्ड होम काम आएगा? ये बात अब हम डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक में क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती, इसलिए क्योंकि बस लड़ाई होते होते रह गई। वो मैं चले अभी आपको बताती हूँ 2 मिनट के बाद। ये जो 2 लोग मेरे राइट पे बैठे हैं ना, इनकी ये खातून की वजह से लड़ाई होने वाली थी। मैंने कहा कि भाई अली मुर्तज़ा तो मेरे भाई हैं और वो मेरे फ्रेंड है। तो आगे से फरिया जी ने कहा कि जी मैं भी उनको पहले से जानती हूँ, वो मेरे भी भाई और फ्रेंड है। तो बस लड़ाई होने वाली थी कि ये किनके हिस्से में आते हैं। कुछ लोग ऐसे स्पेशल होते हैं कि सब लड़ पाते हैं कि जी ये मेरे हिस्से के या आपके हिस्से के। क्या बात है आपकी। लेकिन खैर, किचन वाली को भी देख लेते हैं। आप भी ठीक है, आप भी हमें पसंद। हाय अल्लाह माफी दे, इतना सा खाना था, इसको आपने इतना ज्यादा कैसे कर लिया? माशाल्लाह, बरकत माशाल्लाह, पड़ी ना। माशाल्लाह। जी, रेडी है स्टीम रोस्ट, चिकन स्टीम रोस्ट, और साथ हमारे फ्राइज हम सर्व करेंगे बच्चों की वजह से, और साथ हमारा मिक्स वेजिटेबल रायता। थैंक यू सो मच। बच्चों, आप लोगों के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज बना लिए हैं, जबरदस्त। ठीक है? प्रोग्राम के बाद हम बच्चों को खिलाएंगे। डन हो गया? Done, थैंक यू सो मच। You're थैंक यू। welcome. अगेन मजाक कर रहे हैं, जोक अराउंड कर रहे हैं, ट्राइंग टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट इट। लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल आपको देती हूँ मैम फ्रिया जी, हम बात कर रहे थे कि जैसे कि अली भाई को हम दोनों ओन कर रहे थे कि हमारे भाई, ही इज़ आवर फ्रेंड, ही इज़ आवर ब्रदर। तो यार, जिनके सगे माँ बाप होते हैं, सगे माँ बाप होते हैं, उनको ओनरशिप में क्या प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स की? मान लिया अली मुर्तज़ा, जो आपने कहा था कि बच्चों ने जो देखा होता है वो आगे जाके करते हैं। लेकिन प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में मैंने एक बात कही थी कि भाई कुछ हुक्म हमें भी दिए गए हैं, और जब हम एडल्ट्स बन जाते हैं, इस एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो सही गलत का जिम्मा सिर्फ माँ बाप पे तो नहीं डाल सकते। इसकी मुझे गाइडेंस दे। ठीक है, माँ बाप अच्छे नहीं थे, नहीं ख्याल रखते थे, अब वो बुजुर्ग हैं, अब क्या करें? उनको मारें? इसका मुझे जवाब अच्छा, दें। सॉल्यूशंस। माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं, माँ बाप हमेशा अच्छे होते हैं।
और उसमें ये है कि अभी जो आज का दौर चल रहा है, थोड़ा नेग्लिजेंस आ गई है पेरेंट्स में। मैं कभी बच्चे को ब्लेम नहीं करती, मैं हमेशा ब्लेम अब करती हूँ पेरेंटिंग को। पेरेंटिंग हमारी वीक हो गई है क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं, बहुत सोशल हो गए हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो ये चीज़ जो है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा एग्रेसिव बच्चे होना शुरू हो गए हैं और थोड़ा एग्रेशंस निकलना शुरू हो गए हैं, या बैक ऑफ द माइंड कोई ट्रॉमास हैं तो वो चीज़ सामने आनी शुरू हो गई है। बट मैं कसूरवार अभी भी इस दौर पे पेरेंटिंग को दूंगी। चलिए, पेरेंटिंग को हमने कसूरवार डन हो गई बात। लेकिन जितनी अच्छी तरबियत करेंगे उसी का फल आप कल को आपने करेंगे। बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, मकाफाते अमल। मकाफाते अमल, राइट, ये बात हो गई। लेकिन अब पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, आपकी एक उनके साथ टॉक्सिक ताल्लुक रहा है। जब भी अब्बा जी कहते हैं बेटा मेरे पास 2 मिनट आके बैठ जाओ, आपके दिमाग में घूमता है सारा बचपन जब मिन्नत करते रहे कि थोड़ा सा टाइम दे दें, तब तो अब्बू जी काम कर रहे थे, अब हम काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम इनके साथ बैठे कैसे बैठे। आपको एक गुस्सा नहीं है, नाराज़गी नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास टाइम नहीं था, अब हमारे पास नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके पास एक्चुअली टाइम कम है हमारे बनिस्बत। माँ बाप 25-30 साल के होते हैं ना जब बच्चे पैदा होते हैं, चलो 20 साल 25 साल, तो वो हमसे तो 20 साल पहले ही इस दुनिया से जाएंगे। जी अली भाई, तो अब करें क्या? जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। हमारा ना एक रुझान रहा है शुरू से कि हम लोग रेमेडीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, हम प्रोएक्टिव मेजर्स पे नहीं करते। चलिए, प्रोएक्टिव मेजर्स ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी कल के लिए। अब आपने कहा कि अब ये हो गया तो अब हम क्या करें। सबसे पहले तो अवेयरनेस, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं पाकिस्तान में कि अगर किसी बूढ़े और बुजुर्ग के जैसे बच्चे को अमेरिका में या वेस्टर्न किसी कंट्री में आप बच्चे को हाथ लगाएं, ही हैज़ अ हेल्पलाइन टू कॉल, वो कॉल भी कर लेगा और आपको अंदर भी करवा देगा। सो लाइकवाइज यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमें वाज़े साइंस नज़र आ रहे होते हैं एल्डरली में निगलेक्ट के, जैसे आपने बोला कि फिजिकल अब्यूज़ इज़ नॉट दी ओनली थिंग, निगलेक्ट भी अब्यूज़ है, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट भी अब्यूज़ है। आप किसी के फाइनेंसेस रोक दें, आप उनकी मेडिकल केयर ना दें, अटेंशन ना दें, इमोशनल टेंशन ना दें, ये सब अब्यूज़ है। लेकिन बच्चा तो चले 6-7 साल की उम्र पे बाहर जानता है कि मतलब यू कैन कॉल आप 911 या किसी को आप शिकायत लगा सकती है। अब एक बुजुर्ग है, उसको डिमेंशिया है, चाहे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, एक इंसान को पता ही नहीं है कि उसने क्या, उसको ये भी नहीं याद कि वो कौन है। अब उस बंदे को ना नहलाया जा रहा है, ना खिलाया जा रहा है, ना पिलाया जा रहा है, और वो बंदा रुल रहा है। आए दिन वो बंदा घर से बाहर निकल गया होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कि आपको जैसे छोटे बच्चे की निगरानी करनी पड़ती है, वो खो जाते हैं। देखिए, निगरानी तो वही करेंगे ना जिनको निगरानी करना सिखाया होगा हमने। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करने में इतना मसरूफ़ होते हैं कि उनसे ये भी नहीं पूछते कि बेटा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आप मेरा ख्याल रखोगे। कभी भी नहीं पूछते। वो बच्चे को ये भी नहीं पूछते कि अच्छा जब मैं नहीं चल सकूंगा, जब मैं नहीं आपसे बात कर सकूंगा, आपको याद रख सकूंगा, तो क्या आप मेरा ख्याल रखोगे। आपको पता है केयर गिवर बर्नआउट एक ऐसी चीज़ है, और ये बर्नआउट होता ही इसलिए क्योंकि यू डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज। आपको पता नहीं होता मैंने किस टाइम पे क्या करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। सोसाइटी के लेवल पे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, सोसाइटी के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल्स पे नहीं। क्योंकि जिस घर के अंदर किसी एक घर के अंदर एक बूढ़े के ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो समझ लें पूरी सोसाइटी में हो रहा है। ये सोसाइटी का ट्रेंड है, ये सोशल ट्रेंड है। और वो ट्रेंड इसलिए होता है बिकॉज एट सर्टन पॉइंट इन टाइम जब ये माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और इनका कहीं अपने बच्चों से, बिकॉज ऑब्वियसली जिस माँ के 3, 4, 5 बच्चे होंगे वो पांचों को एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएगी, चाह के भी नहीं दे पाएगी। एंड सो इज़ द केस विद द फादर। लेकिन उस सूरत में भी कहीं ना कहीं बच्चे खुद से सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज बना के माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्ट्राइक। ये मेंटल साइकोलॉजिकल इलनेस है जो इसकी बैकग्राउंड पे वर्क करती है। जितने लोग अपने वालदैन को, अपने बड़ों को या छोटों को मारते हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं। दैट्स व्हाट नीड्स टू बी ट्रीटेड। अच्छा, एक मार है और एक होती है केयर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और प्लीज़ व्यूअर्स, अल्लाह का शुक्र है कि साहिब हैसियत हूँ इसलिए कर पा रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही कि आप लोग भी सब करें जो अफोर्ड करते हैं। देखिए, 2 इश्यूज़ मामा को, मामा 73 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह, बट मामा को कुछ 2 ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। एक, उनकी स्टेबिलिटी का इशू हो गया था, मसल लॉस, कुछ और ऐसे मसाइल हुए जिसकी वजह से अब उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी, लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रही थी। तो एक मैंने भाई हमारे जानने वाले फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे बात की, वो टेवर चार्जेस वगैरह ऑब्वियसली नॉर्मल से ज़्यादा थे, वो अरेंज किया। फिर देन आई रियलाइज़ कि रात को गिर जाती हैं और रात को उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई और कमरे में सोए। वो वो जो उनके घर में काम करती है खातून, वो रात को सो जाए, लेकिन वो खातून खुद बुजुर्ग, वो कैसे मामा को मैनेज करे रात को। तो देन एक नर्स अरेंज की,
अब वो दोनों के एक्सपेंसेस मैंने उठा लिए, मैंने कहा भाई मैं सारा बर्डन क्यों अपने भाई पे डालूं, राइट? ज्यादती है कि भाई और भाभी उन्होंने, और लिटरली मेरी भाभी और मेरे भाई इस तरह मामा का ख्याल रखते हैं जितना वो अपने बच्चे का, शायद उससे भी ज़्यादा। तो हर चीज़ का बर्डन उन पे तो नहीं डालना। तो हमने ये सिस्टम प्लेस किया कि अब रात को एक प्रॉपर नाइट नर्स होती है, दिन में सब एक्टिव होते हैं, बट वही वाली बात ना, बर्नआउट हो जाएगा अगर 24 घंटे करेंगे। तो एज अ रिजल्ट उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो गई। बट अगर हम ये बात इग्नोर करते, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मेरी माँ बाथरूम में गिर जाती, उसका सर लग जाता, वो दुनिया से चली जाती, किस मुंह से अल्लाह मियाँ के सामने हाजिर होते? सो व्हाट डू वी डू? यहाँ पे मैं ये कहूँगी रियलाइजेशन, आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरा भी फ़र्ज़ है माँ को संभालना, सिर्फ मेरे भाई का नहीं है। हमारे सोसाइटी का माइंडसेट है कि जी बेटे ही करें, क्यों सिर्फ बेटे करें? की जिम्मेदारी है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा और बेटी दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है। देखिए हमारे साथ एक मर्द बैठा हुआ है, वो एक इंसान है, वो जानवर नहीं है कि आप उसे चलाए जाओ। हम बार बार प्रोग्राम पे कहते हैं कि भाई अगर आपने खोता, खच्चर, घोड़ा कुछ भी रखा हुआ है काम करने के लिए, उस पर उतना बोझ डालो जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, और उसको आराम का वक्त भी दो। तो अगर आप एक घर के मर्द के ऊपर फाइनेंशियली सब जिम्मेदारियां डाल के फिर ये भी डाल दें कि अब तुम अपने माँ बाप की भी एक एक चीज़ सिर्फ तुम कवर करो, तो बाकी भाई बहन कहाँ हैं? सिर्फ जिसके पास रह रहा है उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है। एग्जैक्टली उसकी होनी भी नहीं चाहिए। देखें औलाद तो सारी एक जैसी होती है ना, चाहे वो बेटी हो बेटा हो। ये तो हमारा सोसाइटी का एक माइंडसेट, हमारे कल्चर में है कि बेटी को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, वरना माँ बाप ने तो सेम तरीके से, माँ ने सेम तरीके से पैदा किया है बेटी को भी बेटे को भी। और फिर बेटियों को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ लोग देते हैं, और बेटियाँ ज़्यादा खिदमत करती हैं माँ बाप की। हाँ, बल्कि मैं यही कहने वाला था कि अब आजकल के दौर में बेटियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई है। ख़वातीन को भी बाहर बहुत इम्पोर्टेंस, उनके राइट्स आ गए हैं। जैसे आप देखें कि इवन हरासमेंट के खिलाफ आप देखें कि फ़ौरन से एक्शन होता है। लेकिन जो अली, मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम एक चीज़ को तरतीब में ले आए, माँ का अलहदा एक बच्चा अपनी तरफ से कर रहा है, दूसरा भाई साथ बैठ के मुशावरत से। मुझे अपने हस्बैंड की फैमिली की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी बात मम्मी से रिलेटेड करनी होती है, सब बैठ के अपनी एक डिस्कशन करते हैं। सब डिफरेंट ममालिक में हैं, जो जहाँ पे ग्रुप में गुफ्तगू स्टार्ट होती है, आपस में डिसाइड होता है अच्छा आप मंडे को, आप ट्यूसडे को, आप वेंसडे को, आप ये आप वो। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कहा है कि भाई मेरा ये घर है, मैं यहीं पे रहूँगी, दिस इज़ माई होम। तो अब हम सब फैसिलिटेट करते हैं। एग्जैक्टली, तो ये पेरेंटिंग आ गई ना। पेरेंट ने ये डिसीजन लिया कि ये मेरा घर है, मैं ही रहूँगी और तुम सब यहाँ आओ। ये पेरेंटिंग की इन्वॉल्वमेंट आ गई ना, और ये डिसीजंस हमारे पेरेंट्स को ही बनाने चाहिए। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं जिनके घरों में ये रूल्स हैं कि सुबह का नाश्ता पेरेंट्स के साथ ही बैठ के पूरी फैमिली ने करना है, या डिनर रात का पेरेंट्स के साथ ही करना है, चाहे आप अलग अलग अपने यूनिट्स में भी रह रहे हैं, बट आप डिनर टेबल पे इकट्ठे होंगे। तो ये फैमिली टाइम जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने आज के शो को कंक्लूड करना है। अली भाई, एक क्विक वन लाइनर एज अ मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स प्लीज़। जी, व्यूअर्स के लिए तो मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पास बड़ा थोड़ा टाइम होता है इस दुनिया में, और आपके पास कॉन्सिक्वेंटली बड़ा थोड़ा टाइम होता है। तो जितना आप उनकी खिदमत कर सकते हैं ये करें। ये मैसेज सिर्फ बताने के लिए नहीं है। हमारे पास यहाँ पे मेरे पर्सनल ख्याल में कि ऐसे इदारे होने चाहिए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स दी जाएँ, जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, पोस्ट मैरिटल, प्री प्रेगनेंसी के एग्जैक्टली एल्डरली केयर की पूरी ट्रेनिंग्स दी जाएं, और ये मैंडेटरी किया जाए सारी फैमिलीज़ के लिए कि हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो वो जाके ये अटेंड करेंगे। और जब ये स्टेप्स होने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस चीज़ में बहुत वाज़ेह कमी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त का मुकाबला सख्त, पूरे 12 बज गए हैं। इससे पहले कि मेरे चेहरे पे 12 बज जाए, अपना ख्याल रखिएगा, और ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। लेकिन प्लीज़ जहाँ अपना ख्याल रखते हैं दूसरों का रखते हैं, याद रखिएगा बुज़ुर्गों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हमारे लिए बेलौस दुआएं करने वाले चले जाते हैं, और दुआ अगर कबूल अपनी ज़ात से हट के किसी की होती है तो माँ और बाप की होती है। खुदा हाफिज़।